नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा ने जम्मू में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अपनी उपलब्धियों का जोरदार बखान किया। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि मोदी सरकार के दौर में जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अनुच्छेद 370 के संशोधन से लेकर आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ी कार्रवाई तक भाजपा ने इसे नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत बताया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पिछले 18 महीनों में किसी भी आतंकी संगठन में युवाओं की भर्ती नहीं हुई है, जबकि सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस भी अंदरूनी अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मुश्किलों में दिखाई दे रही है। इसी बीच सपा की समीक्षा और शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी जैसे मुद्दों ने नई बहस छेड़ दी है। यानी जम्मू कश्मीर में विकास, सुरक्षा, राज्य का दर्जा और राजनीतिक संघर्ष अब एक साथ केंद्र में आ चुके हैं। जो चर्चा करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। रजनी सेठी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्सपर्सन। मैम धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। करीब 2 साल बाद हुई इस बड़ी बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और कपिल सिब्बल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए, जबकि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा नीट और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बैठक में चुनावी निष्पक्षता और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और देश की आर्थिक स्थिति पर भी लंबी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने दावा किया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। इन मुद्दों को लेकर संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही फैसला लिया गया कि अब हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि अगली इंडिया ब्लॉक बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। हालांकि इस राजनीतिक आयोजन के साथ विवाद भी जुड़ा रहा। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस और उनसे ये गुहार लगाएंगे कि जो जम्मू कश्मीर के राइट्स हैं उनको वापस दिए जाएं। जहां तक आपने पंचायती इलेक्शंस की बात की है, तो अभी तक कोई वैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सभी पार्टीज जो हैं, क्योंकि इनके जो टाइम पीरियड था, जो हमारे एक्स पंच सरपंच बीडीसी डीडीसीज थे, वो मुझे लगता है मुकम्मल हो चुके हैं और अब वक्त है कि नए इलेक्शंस भी करवाए जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे इलेक्शन से ज़्यादा जो इस वक्त जो सबसे प्रेसिंग डिमांड, फोरमोस्ट डिमांड है, वो है स्टेटहुड की, जिससे हमारे जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बेशक मैं समझता हूँ कि पिछले कई देर से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो सबसे पहले स्टेटहुड बहाल होना ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की आवाम की। उसके बाद इलेक्शंस भी होंगे और बाकी जितनी भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं वो जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, और रुख करता हूँ जगदीप सिंह जी का। सर, जम्मू कश्मीर में संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस का अगला कदम क्या माना जा सकता है? जो बातें सामने आ रही थी अनुशासनहीनता को लेकर, उसके बारे में आपका क्या पक्ष है सर? साहिल जी, आपका आभार और सबको नमस्कार। निश्चित तौर पर कांग्रेस इस देश की इकलौती ऐसी राजनीतिक जमात है जिसके अंदर विद इन द पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भूमिका की मोहताज नहीं है। और शायद ये भी एक अहम कारण रहा है कि अक्सर सत्ता पक्ष के पेट में मरोड़ उठते रहते हैं जब कभी कांग्रेस में ऐसे सुर जो हैं, जो लीग से हटकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो उसे आंतरिक विरोध जो है वो करार दिया जाता है। यद्यपि ऐसा था नहीं,
कुछ एक नेताओं ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। हाँ, ये सही है कि उसका बेहतरीन तरीका पब्लिक डोमेन से बेहतर होता कि वो पार्टी के अनुशासन जो संगठन है उनमें या पार्टी के आंतरिक मामलों से जुड़ी हुई व्यवस्था में वो रखते। तो उस पर आलाकमान ने एक बैठक बुलाई थी और मुझे लग रहा है कि ऑल द रफ एजेस हैव बीन रफ्ड आउट, सो आई डोंट थिंक सो दैट नाउ BJP had any opportunity to criticize anything about Congress and its democratic setup in the country. तो ये बात तो यहीं खत्म हो गई। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें तो मैं जरूर बताऊंगा। जी साहब। मैं करता हूँ रुख दोबारा सर आपका भी ओपनिंग कमेंट लें, फिर आगे चर्चा और थोड़ी सी शुरू करेंगे और बातों को लेकर। सर अब मैं रुख करता हूँ मैं रजनी सेठी मैम का। मैम, बेरोजगारी और निजी निवेश को लेकर सरकार की मौजूदा उपलब्धियां क्या है? 12 साल बेमिसाल। जी मैम। जी साहिल जी, 12 साल बेमिसाल। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के 2026 में 12 साल हुए हैं। 12 साल में क्या क्या काम हुए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, और खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर बात करूं तो जो जम्मू कश्मीर में हम नया जम्मू कश्मीर का काम लेकर चल रहे हैं, एक विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। और आज आप कश्मीर जाके देखिए, कश्मीर का पूरा रूप रंग बदल चुका है। वहां के लोगों की मानसिकता बदल चुकी है, वहां के युवाओं की एक सोच बदल चुकी है। कहीं ना कहीं मोदी जी के काम से वो प्रसन्न है। जो मोदी जी ने कश्मीर में किया है पिछले 10-12 साल में, वो आज आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी उमर अब्दुल्ला जी ने 2024 में साहिल जी सरकार बनाई थी, और उसमें बेरोजगारी का उन्होंने कहा था, 1 लाख नौकरियों की बात उन्होंने की थी। उन्होंने अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से लोगों को कहा था कि भाई आपको स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा, मगर वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये आज जम्मू कश्मीर की जनता को चिंता है। मेरे भाई बात कर रहे थे एनसी के कि हमें स्टेटहुड ज्यादा प्रायोरिटी है, हमें चुनाव प्रायोरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि इस समय लोग स्टेटहुड से ज्यादा आपके मैनिफेस्टो के डिमांड्स, जो आप लोगों ने हम लोगों को एक वादे किए थे कि आप लोगों को ये वादे पूरे करवा दिए जाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में कुछ बिंदु रखे थे, वो बिंदु 1.5 साल में पूरे नहीं हो रहे। देखिए, स्टेटहुड जब थी तब कौन सी यहाँ दूध की नदियां बह रही थी, ये भी जानते हैं, आकाश भाई भी जानते हैं कि स्टेटहुड हम भी चाहते हैं कि हो, मगर आप अपने इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का एक जो रचना रच रहे हैं। तो मगर जम्मू कश्मीर की जनता समझ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो इश्यूज थे, जो उनके मैनिफेस्टो के पॉइंट्स थे, जो लोगों की डिमांड्स थी, उनसे डाइवर्ट करने के लिए वो इन जंतर मंतर पर जाने की बात कर रही है। जबकि स्टेटहुड तो हमारी केंद्र सरकार ने बोला हुआ है, हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो आपके जाने से क्या स्टेटहुड मिल जाएगा? और आपके मुख्यमंत्री जी तो अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी से मिल के आए हैं। क्यों नहीं उन्होंने जाकर वहां पे बात रखी? क्यों नहीं उन्होंने ऐसा कोई लोगों के बीच एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बताया कि हाँ स्टेटहुड कुछ महीने में मिलने जा रहा है? मेरी बात प्रधानमंत्री जी से हुई है। क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोग लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोगों की डिमांड्स कुछ और हैं? आपके मैनिफेस्टो की पॉइंट्स लोगों की डिमांड्स है, यहाँ अमन शांति लोगों की डिमांड है, जो आपने वादे किए थे वो लोगों की डिमांड है। साहिल जी, रुक करता हूँ मैं दोबारा आपका। मैं रुक करूंगा आकाश वर्मा सर का। सर, जो लोगों की डिमांड्स है क्या वो वाकई में पूरी हुई हैं? जो मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया था क्या वाकई में वो पूरा हुआ है? जो वादे नौकरियों के किए गए, रोजगार के लिए किए गए, क्या वो पूरे हुए हैं? या वो अहमियत होनी चाहिए, या फिर जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो अहमियत होनी चाहिए? या स्टेटहुड जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के दौर में वो बन के रह गया है? जी सर। साहिल जी, मैं सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी की जी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि हर एक सरकार का एक अपना टेन्योर होता है। जो वादे किए जाते हैं वो अपने टेन्योर के हिसाब से किए जाते हैं। हमारे पास लोगों का जो मैंडेट है वो 5 साल के लिए है। रजी सेठी जी, जब आप बोल रही थी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नाउ इट इज माय मैं बीच नहीं बोल रही हूँ आकाश जी, मैंने अपना हाँ, हाथ उठाया, मैं बोली नहीं, नहीं। आप अपना हाथ बाद में उठा लीजिएगा, मैं पहले अपनी मैं रुक बात करता नहीं, हूँ वो मैं, कोई भी कोई बात उठा सकता है, वो कोई भी पैनल में उठा सकता है, इसमें कोई उठाइए, कोई रेस्ट्रिक्शन बात नहीं नहीं। है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जी सर। जहां तक साहिल जी इन्होंने बात की है, तो जो हमारे वादे
जो मैनिफेस्टो में रखे गए थे या जो भी हमारी गारंटीज हमने अपने मैनिफेस्टो में बनाई थी, अभी उनको पूरा करने के लिए हमारे पास लगभग 3.5 साल हैं। और मैं कहीं ना कहीं आपको बताऊं कि ये जो डुअल पावर सेंटर आज जम्मू कश्मीर में बना है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक कहीं ना कहीं ये लोगों को भी महसूस हो रहा है कि उस तरीके से जो सरकार है वो अपने फुल स्विंग में काम नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वो स्टेटहुड है। जहां तक आपने बात की कि जैसे हमारी मैडम रजनी जी यहाँ पर क्योंकि ये जब भी डिबेट में आती हैं तो इनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, और ये दिमाग में ये चीज़ लेके आती हैं कि किसी ना किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रहार करना है। और ये जो 12 साल बेमिसाल का ये जो फ्रॉड लेकर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 12 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि 12 साल में जम्मू कश्मीर को इनके दौरे हुकूमत में कुछ नहीं मिला। जहां तक साहिल जी, अगर मैं बात करूं कि पिछले जो 10 साल में जब ये दुहाई देते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, तो 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 में जब जी। जब उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी सरकार छोड़ी थी, और पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार बनी थी, तो एक डेटा, जनरली एक प्रैक्टिस होती है कि जो पिछली सरकार है वो अपने डेटा और अपना जो रिकॉर्ड है वो अगली सरकार को पास ऑन करती है। उस टाइम पे जो बेरोजगारी की जो परसेंटेज थी, दैट वाज 4%। साहिल जी, आप इसको नोट कीजिएगा। 2014 में 4% थी, और 2024 में जब दोबारा से उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी सरकार संभाली, तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी लेड जो डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने हमें 40% की बेरोजगारी दी। पिछले 10 साल में अगर मैं आपसे बात करूं साहिल जी, तो इन्होंने जो वाइन शॉप्स हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में जिस तरीके से और जिस धड़ल्ले से इन्होंने खोली हैं, चाहे वो मंदिर के सामने हो, चाहे वो स्कूल के सामने हो, चाहे वो कॉलेज के सामने हो, कोई परवाह नहीं, कोई लिहाज नहीं, बस किसी ना किसी तरह वो जो लीकर माफिया था उसको यहाँ पर एक्टिवेट किया। ये जो कार्यकाल था बेमिसाल की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ड्रग्स की अगर तक मैं बात करूं, 2014 से पहले हमने ड्रग्स और चिट्टा नाम की चीज के बारे में सुना भी नहीं था। और ये मैं आपको गारंटी से, मैं एज अ यंग सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपसे बात कर रहा हूं कि चिट्टा नाम की चीज हमने 2014 से पहले नहीं सुनी थी, लेकिन इनके दौर हुकूमत में जो नौजवान पीढ़ी है वो इतनी मजबूर हो गई कि आज उनको अपने आने वाला जो मुस्तकबिल है वो नहीं दिखता, अंधकार में दिखता है, और वो जो ये महामारी के बीच में जो है वो लोग पड़ते जा रहे हैं। मैं अगर साहिल जी बात करूं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, तो जो इनकी सरकार बनने से पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उस पर हमारा अपना कंट्रोल था, और हमारे जो लोग थे, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं एक्चुअल में जम्मू कश्मीर के, उनका उनके ऊपर कंट्रोल था। जो एक गरीब इंसान जो एक उम्मीद करता था कि मैं अपना घर बनाऊंगा अपने पैसे से, जोड़ी हुई पूंजी से, तो जहां पे वो जो ट्रॉली रेत की मिलती थी 500 रुपए की, तो इनके दौरे हुकूमत जो इनके 12 साल बेमिसाल रहे, आज वो रेत की जो ट्रॉली है वो 500 रुपए से 5000 रुपया हो गई है। जहां तक मैं जमीनों की बात करूं, तो 2019 की अगर मैं बात करूं, जब इन्होंने 370 हमारा एब्रोगेट किया, उससे पहले हमारी जॉब्स, हमारी लैंड्स, हमारी आइडेंटिटी जो थी वो महफूज थी। मैं आपको ये आज दावे से कह सकता हूं कि आज भी सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एमएलए का शेल्टर लेके जो लैंड ग्रैबिंग है उसमें आज भी एक्टिवेट देखे जा रहे हैं। आज भी लोगों की जो जमीनें हैं उनके ऊपर जाली वसीयतें बनाकर वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, गुजरात, बिहार, बंगाल, यहाँ से लोगों को बुलाया जा रहा है और उनके नाम पे जमीनें की जा रही हैं। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 12 साल बेमिसाल की ये दुहाइयां दे रही है, तो ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है तो सर। ये किस हिसाब से जिन जिन प्रोजेक्ट्स की मैं अगर बात करूं साहिल जी, जिनका आज ये छाती ठोक के जो ये रिबन काटने के लिए जाते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो पुरानी सरकारें रही हमारे भारत में, चाहे वो कांग्रेस की हो या हमारे कोलिशन की हो, तो ये उन लोगों के दिए हुए प्रोजेक्ट्स थे। और इसमें मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, उनका था। जितने भी ये जो आप रेल प्रोजेक्ट्स, जितने भी हमारे टनल्स, ये जो ब्रिजेस हैं, ये तो उनके दौर में हमें मिले थे, जिनका इनॉग्रेशन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सर पूरे तो नहीं हो ये पा रहे थे। जी, सर पूरे नहीं हो पा रहे थे। मिले थे बड़े बहुत से प्रोजेक्ट, पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। मुझे आज भी याद है जो अगर जो ट्रेन आज पूरी कश्मीर पहुंची है सर, उसको कटरा तक पहुंचाने में ही कई साल लग गए थे सर, तकरीबन 20 साल लग गए थे उसको कटरा पहुंचाने में ही। सर पूरे नहीं हो पा रहे थे सर। साहिल जी, एक मैं एक आपसे प्रोजेक्ट शुरू करना और उसको पूरा करना।
बहुत बड़ी साहिल जी, बात होती है सर। मैं आपसे जी उम्मीद करूंगा कि आप एज एंकर ही इस डिबेट में नहीं सर, मीडिएट ये करें। मैंने सिर्फ एक ही बात पे एक अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सर, स्पोक्स पर्सन नहीं नहीं मान नहीं के नहीं बन नहीं के नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात नहीं, सुनिए आकाश जी, मैं आता हूँ, आईएनसी का मेरी बात स्टैंड। मैं आप आता हूँ इसका मैं मतलब बिल्कुल, आपने ऐसा आप मत इसका सोचिए, मैं नहीं नहीं, पता आप क्यों, मुझे ये बताइए कि मैं इसका सिर्फ मतलब ये है कटरा तक आप मैं, ये कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए मैंने ऐसा कुछ कुछ किया कहा ही नहीं ही नहीं पुरानी सर। सरकारों में। मैंने तो कहा फिर बात आपको, मैं नहीं, मेरी बात, आप मेरी obvious सी बात बात सुने है, सर, जो ये चीज ये मुकम्मल मेरा हो पर्सनल रही है। एक्सपीरियंस है सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि जम्मू से कटरा तक की ट्रेन का जो था वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैंने, जब मैं छोटा था मैं तब से देखता आ रहा था, और जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो मैंने फिर देखा कि ये कंप्लीट हो गया। सर मैंने उसका जिक्र किया, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं वही कि कह ये रहा हूँ मेरे कि मेरी आंखों देखा, मैंने और किसी प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया, मैंने जोजिला टनल का जिक्र नहीं किया, मैंने अभी जो टनल का जिक्र नहीं किया, तो मैं ये किसी आप टनल का कीजिए, अटल जिक्र टनल का कीजिए ना, जिक्र नहीं किया, मैंने लेकिन किसी बात की जिक्र नहीं किया। फाउंडेशन जी स्टोन रखा जाता है तो ही प्रोजेक्ट्स जो है जी वो इम्प्लीमेंट होते हैं और उनकी बिल्कुल सर, कंप्लीशन भी बिल्कुल होती है। अगर फाउंडेशन स्टोन ही ना रखा जाए तो कहाँ के प्रोजेक्ट्स बाकी। मैं आपको आज हमारी जो डिबेट है, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर सेंट्रिक है, और बिल्कुल इसमें सर, जो गोल भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर को लेकर रहा है, मैं उसके ऊपर आपसे बात कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है जी, आप अब मुझे अगर आप अगला कोई सवाल पूछेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको और अभी इनके जो 12 साल सर बेमिसाल आप की जो अपना गिनती है अपना वो मैं पक्ष, कंटिन्यू करूंगा। हाँ कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा रुक करता हूँ आपको, क्योंकि फिर ये वो सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे, जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, पर मैं पहले जगदीश जी का रुक करूंगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं सर, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए ये बात मैं रख रहा था, बाकी तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये अपने, रजनी ये जी कहते तो मैं ये मुझे हम भी थोड़ा सा देखते थे, कर सोचते जाता। थे, मेरे ननिहाल है कटरा में ना, तो मैं सोचता था मैं कब जाऊं कटरा, ट्रेन में जाऊं, मैं ट्रेन में जाऊं, मैं छोटा था तब चलिए, से देख रहा था, आज तक मैं देखता ही रहा। आपको बहुत मुबारक है कि रेल पहुंच गई है, अब आप बिल्कुल कश्मीर सर, घाटी भी बिल्कुल। जा पा रहे हैं। और इसका लिए मैं श्रेय देना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर और भारत के टैक्स पेयर्स हैं, जिनके पैसे से ये जी सर, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मैं उनको इनकी इस चीज का श्रेय देना चाहता जी हूं। सर, बिल्कुल, मैं रुक करता हूँ दोबारा से आपका, मैं रुक करता हूँ जगदीप जी का। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन पर कांग्रेस के भीतर मतभेद कितना गंभीर आप समझते हैं, है भी या नहीं, और 12 साल बेमिसाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बैठ के तो बहुत हुई सर। साहिल जी, बड़ी विनम्रता से मैं ये निवेदन पहले कर दूं। अक्सर मेरे तल्ख शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं वॉइस बनते हैं आपके बार बार इंटरप्शन का, लेकिन आज सर मैं नेशनल कहा करता हूँ इंटरप्शन, कॉन्फ्रेंस आप भी वही है जो बात कर रहे हो बागी कि है, मतलब लेकिन आपके मुझे कहने थोड़ा का सा मतलब है समय मैं दीजिए। भाजपा का प्रवक्ता हूँ, दूसरा दो, ये चलिए, दो छोड़ते हैं उसको, पक्ष आपके में है, दो व्यक्तिगत विपक्ष में कलह को है। छोड़ते हैं। जी सर। You are sitting here as being an anchor and hopefully you'll try to vindicate your position as an anchor. सर मैंने The very कहा क्या first ऐसा, मैंने सवाल ही मैं किया आपसे है। बताता हूं ना, अब आप सुनने का जरा थोड़ा सा, मैं मैं जो बिल्कुल सर, भाजपा मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, मैं तो सवाल लूंगा वहां बहन से। इस पर बात करें, अब सुनिए जरा। जी सर। ये 12 साल देश का सर्वनाश, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज की उन्नति या उसकी वास्तुस्थिति का अंदाजा कहां से लगता है? आप वो तमाम पिवटल पॉइंट्स देख लीजिए। विदेश नीति की बात करें तो हमारा आत्ममुग्धता में डूबा नीरो, जो हा हा ही और खी से विदेश नीति चला रहा था, ये सारी दुनिया ने देख लिया। आप शिक्षा नीति की बात करें, शैक्षणिक व्यवस्था में संघी घुसपैठ की बात करें, तो पूरे देश में जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था का फालूदा इन्होंने बनाया है, जो लोकतांत्रिक हत्या इन्होंने हमारे शैक्षणिक संस्थानों की है संघी घुसपैठ के साथ, उस पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो पेपर लीक की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम के तमाम नौजवान पीढ़ी के बढ़ते आक्रोश और रोष की बात हो, और उसको दबाने के इनके अलोकतांत्रिक रवैये की बात हो। फिर इसके बाद आप देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, देश के तमाम ताने बाने की बात कर लीजिए। तो ये 12 साल की तो बात ना ही करे तो बेहतर है। दिक्कत क्या है कि ये जो भाजपाई नेता और प्रवक्ता है, अभी 2 दिनों से यही चर्चा चल रही है, कभी नेहरू जी के साथ तुलना करनी शुरू कर देंगे, कभी ये कहना शुरू कर देंगे कि नेहरू जी का जो सेलेक्टिव और इलेक्टिव कार्यकाल है उसके साथ मोदी जी की तुलना करके बताएंगे कि देखिए जी, मोदी जी ने पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दिए। तो मैं बता दूं, जब आप लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हो, मैंने अक्सर बात की ईवीएम की, आज मैं एक सिंपल सवाल रजनी बहन आपसे पूछता हूं, छोड़ देते हैं सारी घटनाओं को। बीते कल जो 64 ईवीएम 8 माले छोड़कर एकाएक लगी आग में तबाह हुई, वैसे तो आग लगना अब आपकी सरकारों में तो ट्रेंड बन गया है, कहीं कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई समस्या होगी, आग लगेगी, सारे का सारा रिकॉर्ड निस्ते नाबूद हो जाएगा।
तो मैं ये बता दूं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर चुकी है। अब प्रयास केवल यह हो रहा है कि इस देश के विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। उसके लिए किसी भी हद तक जाने को उतारू ये लोग जो कभी इस देश की आजादी में देश के साथ नहीं थे, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के खिलाफ या आजादी के हक में लड़ी गई लड़ाई में कहीं कोई भूमिका सिवाय मुखबरी और गद्दारी के नहीं निभाई, ऐसे लोगों से क्या तवक्को करेंगे। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो आप सुनिए, जम्मू कश्मीर की ये बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। इनसे पूछिए, एनआईए ने जब झूठे स्केच जारी किए थे और रातों रात आपके गृह मंत्री को जब देश की संसद में जवाब देना था ऑपरेशन महादेव चलाकर, आपने क्या साबित करने की कोशिश की थी? आपका प्रधानमंत्री पूरी निर्लज्जता के साथ पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगता दिखाई देता था। भूल गए सत्यपाल मलिक के वो बयान को, जब जिम कॉर्बेट में साहब शूटिंग करवा रहे थे और सत्यपाल को यह कहा गया कि तुम चुप रहो, मैं देखूंगा इसको कैसे पाकिस्तान के हक में जोड़ना है। तब कहां थे आप लोग जब सत्यपाल मलिक सरीखे नेता ने यह आरोप लगाया कि ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं सर। आपके कार्यकाल में बांटी जा रही थी और उन्होंने वो फाइलें रोकी। तो ये बंद कीजिए तमाशा। हकीकत यह है कि आज पूरा देश सड़कों पर है। विदेश नीति के मामले में जो भक्तजनों के चचा डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जो हालत कर दी है देश की, 3 नागरिक मारे जाते हैं, चूं तक नहीं कर पाते ये लोग। ये बुजदिलों की सरकार है, ये कायरों की सरकार है। देश ठीक की है सर, लोकतंत्र फिर मैं बोलूंगा, आप कहेंगे कि मैं सर एस जयशंकर ने कड़ा विरोध किया, जताया है और तलब भी किया है, एम्बेसडर को तलब भी किया है सर, एम्बेसडर को तलब भी किया है और मार्को रूबियो से बातचीत भी हुई है इसके बारे में, कड़ा संज्ञान लिया गया है सर इस चीज के ऊपर। सर कुछ ये खबरें जो हैं इसमें सर, ये जब जो 3 जो संज्ञान लिया गया है सर 3 नाविक जो मारे गए हैं उनके ऊपर सर, ये बात, ये तो फैक्ट्स में बात है। देवयानी खोड़बड़गे का नाम पता है आपको? आपको मालूम है कैसे एक घंटे में यूएस एम्बेसी की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया था? आपको अमेरिका बताता है कि आप तेल कहां से खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। आपका टैरिफ 3% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाता है और सर ये सिर्फ विपक्षी आरोप। ठीक है, मैं सर जवाब ले लेता हूँ, सुधार करते हैं आपका। ठीक है मैम, लोग ठीक है सर मैम, ये लोकतंत्र की हत्या जो है पूरे तरीके से भाजपा कर चुकी है। विदेश नीति जो है वो जीरो है भाजपा की। तो देश बाकी पता नहीं किस तरह से जुड़ रहे हैं भाजपा के, क्योंकि भाजपा के साथ तो जिस तरह से 12 साल बेमिसाल हुए, तो कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या ट्रंप हो, क्या रशिया हो, क्या चाइना हो, सबने मुबारकबाद दी। उसके बाद जो बाकी देश थे, मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हर एक मुबारकबाद दे रहा था। और पर विदेश नीति जो है भारत की जो है वो जीरो है। और बात जम्मू कश्मीर की अगर करें, मैम सवाल उनका भी, आकाश वर्मा जी का भी है, बात जम्मू कश्मीर की करें तो माइनिंग माफिया जो है वो पीक पे है भाजपा की वजह से, लीकर माफिया भाजपा की वजह से, जो कुछ हुआ यहाँ पे बेरोजगारी जो परसेंटेज पड़ी भाजपा की वजह से, भाजपा बड़ी कसूरवार जो है वो है। और 12 साल बेमिसाल वो भाजपा मना रही है प्रधानमंत्री की। और हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। जी मैम। जी सर जी, मैं पहले एनसी के मेरे भाई आकाश जी का जवाब देना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि हमें लोगों ने चुना है 5 साल के लिए। मेरे भाई, आपने मतलब 5 साल के बाद आप सबको बेरोजगारी को रोजगार देने जाएंगे? मुझे लगता है एक बार आपको लोगों को बता देना चाहिए कि फिलहाल 4 साल के लिए किसी को कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। वैसे आपके कुछ ऑर्डर्स भी निकले हैं नौकरियों को लेकर कि शायद वैकेंसीज आगे भरी ही नहीं जाएंगी, जिसके लिए हमारे युवा मोर्चा ने भी प्रोटेस्ट किया है। फिर आपने मैनिफेस्टो में आपने उस वादे किए ही क्यों थे जो आप वादे पूरे नहीं कर सकते थे? अभी आपने बात की वाइन शॉप्स को लेकर और माइनिंग को लेकर। आपके डिप्टी सीएम जो है वो रोज सर्वे कर रहे होते हैं इन एरियाज की। ठीक है, एलजी साहब के शासन में आप कह रहे हैं कि माइनिंग हुई है। आपकी सरकार को बने आकाश जी 2 साल हो गए हैं। भाजपा तो फुल फ्लेज सरकार में रही नहीं, कोalition में रही है पीडीपी के साथ। एलजी साहब 2019 के बाद से लगातार काम कर रहे हैं। तो आपके डिप्टी सीएम साहब क्यों नहीं कोई ऐसा ऑर्डर निकाल रहे जिससे लगाम कसी जाए और माइनिंग का जो आप कह रहे हैं बाहर से माफिया यहाँ काम कर रहा है, क्यों उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा? रही बात वाइन शॉप्स की, वाइन शॉप को लेकर कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जबरदस्ती तो करते नहीं है, जिनका मन करता है वो आते हैं पीते हैं, हम धक्का तो देते नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी का बयान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें
पैसा भेजे तो हम वाइन शॉप्स बंद कर देंगे। उसका मतलब आप लोग ही नहीं चाहते कि वाइन शॉप्स बंद हो। मैं कहती हूँ अगर एलजी साहब ने वाइन शॉप्स खोली है तो आपकी सरकार ने क्या किया 2 साल में, मुझे क्लियर कर दीजिए। हो सकता है हमारी गलती हो सकता है एलजी साहब ने गलत किया हो, सही आपने क्या किया ये भी बता दीजिएगा। दूसरी बात की आपने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर दिया। 12 साल में अगर हमको जम्मू कश्मीर का सत्यानाश दिख रहा है, शायद आपने कल और परसों वीडियोस नहीं देखी कश्मीर में। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैंने अपनी इतने साल की उम्र में पहली बार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुने हैं कश्मीर में। पीओजेके को लेकर मैंने पाकिस्तान में लोगों के प्रोटेस्ट देखे हैं जो मोदी जी के कार्यकाल के बाद हुए हैं। आज लोग वहां अवेयर हो गए हैं और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी से, उमर अब्दुल्ला जी से, कि जो पीओजेके है वो हमारा पार्ट है, आपकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आता, आपकी तरफ से वहां के लोगों के लिए संवेदना नहीं आती, ये सवाल खड़ा होता है। अब आपके सवालों का जवाब देने के बाद मैं जगदीप जी की तरफ जाऊंगी। जगदीप जी, मुझे लगता है जगदीप भाई आज पता नहीं किस में गुस्से में है और हमारे भाई साहिल जी पर इतना भड़क रहे हैं। देखिए, एक जर्नलिस्ट का, मैं कोई जर्नलिस्ट की फेवर नहीं कर रही, मगर एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि हिस्ट्री अगर उनको पता है तो वो अपनी राय रख सकते हैं, और नेशनल चैनल्स में भी ऐसा ही होता है। ये कोई पहले जर्नलिस्ट नहीं है जो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, सबका राइट बनता है। आप हर एक का मुंह बंद करके अपनी बात नहीं रख सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 12 साल में किया क्या है। जगदीप भाई, अगर हमने कुछ किया नहीं, 2014 से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पर मोदी जी, तो बने क्यों है? कोई चोरी करके वोट तो नहीं बने ना। अगर आपने बिहार में कुछ कहा कि यहाँ पर जी एसआईआर के नाम पर लूट लिया गया, बाद में आपने बाकी स्टेट्स में एसआईआर का जिक्र किया, तब भी तो हार कांग्रेस की हुई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस तब भी आत्म मंथन करने को तैयार नहीं है, बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, हमारे नेता बोल सकते हैं। जगदीप जी, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, लोकतंत्र किसको कहा जाता है? जब आम नागरिक, आम कार्यकर्ता, उसको नेता बना दिया जाए, मगर अपने ही गांधी परिवार का ही प्रेसिडेंट बनेगा, अपने ही गांधी परिवार का एमपी एमएलए बनेगा, तो क्या उसको आप लोकतंत्र कहते हैं? क्या आपका मन नहीं करता जगदीप जी आप एमपी बने या एमएलए बने? तो क्यों नहीं आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती? आज ठीक है, स्पोक्स पर्सन के नाते कांग्रेस के यहाँ बात रख रहे हैं, मगर हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी में होता है। 12 साल बेमिसाल है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, मेरे से पहले साहिल भाई ने भी बता दिया कि अलग अलग कंट्रीज ने मुबारकबाद दी है। अगर देश तबाह हो रहा होता है, देश खत्म हो रहा होता, तो मुझे लगता कोई भी कंट्री मुबारकबाद नहीं देती। इवन आप कोएलिशन जिसके साथ है, उमर अब्दुल्ला जी कल तारीफ कर रहे थे अपने देश की, उन्होंने फ्यूल को लेकर बात की कि बाकी देशों के मुकाबले हमारा भारत इस समय सही स्थिति में है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है। कश्मीर खासतौर से जो हमारा विजन था कि वहां अमन शांति का माहौल बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप कहीं की कहीं हिस्ट्री, पूरे देश की हिस्ट्री को लेकर जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ देते हैं जगदीप जी। जगदीप जी, जम्मू कश्मीर हमारा इस टाइम मेन इश्यू है। पूरे देश में क्या चल रहा है उस पर हम किसी और दिन डिबेट करेंगे, मगर जम्मू कश्मीर में 12 साल में क्या क्या हुआ ये हमको समझने की जरूरत है। अगर आप जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं, जम्मू कश्मीर की जनता का भला चाहते हैं, मुझे लगता है आपको साफ और स्पष्ट बात करनी चाहिए जगदीप जी। जी मैं आकाश सर आपका रुक करता हूँ। जगदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपका रुक करता हूँ। मैं अफसा पे भी आपसे बात करूंगा। जगदीप जी क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाहते थे ना, रखिए अपनी बात। देखिए साहिल जी, रजनी बहन हमारी बड़ी प्रबुद्ध प्रवक्ता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब झूठ पर आधारित तमाम ताने बाने को बार बार डिफाइन करना हो तो दिक्कत होती है। पहले तो मैं गांधी परिवार आपको स्पष्ट कर दूं, जिस परिवार की 5 पीढ़ियां देश के लिए कुर्बान हुई हो, जिस परिवार के 2 तत्कालीन प्रधानमंत्री शहीद हुए हो, और आप नेहरू जी से शुरू हो जाइए। जब नेहरू जी सत्तासीन हुए तो इंदिरा जी राज्यसभा नहीं गई थी, तब गई थी गनीबेन जो पटेल साहब की बेटी थी। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई तब चाहती तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, 2 मर्तबा उन्होंने ये पद छोड़ा। मत बताइए गांधी परिवार क्या है। और परिवारवाद की आप बात करेंगी ना, तो मैं पंकज सिंह से शुरू होता हुआ, जय शाह से घुमाता हुआ, बांसुरी स्वराज से लेता हुआ आपको हिमाचल में ले आऊंगा अनुराग ठाकुर तक। तो मत जाइए, मुद्दे की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का बड़ा आप जिक्र कर रहे हैं, 4-5 ही गिना पाएंगे आप? सुनिए, मैं मुख्तसर सा बता दूं, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, वन माफिया हो, भाजपाइयों ने किया क्या है? इन्होंने पूरे देश में केवल लूट मचाई है। कभी अरावली के पर्वत फोड़ने पहुंच गए, कभी ये अब अंडोमान निकोबार में वही अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, कभी कौड़ियों के भाव देश के राष्ट्र
सेठों को जमीनें बेचने पर आमादा है। जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने वही किया, चाहे वो लिथियम की बात हो, जो कॉन्ट्रैक्ट अडानी की कंपनी को सबसे पहले दिया गया, जरा गौर कीजिएगा इस पर, या जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों की बात हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो चलिए आज रजनी बहन बोल रही है ना, इनके जो मुख्य प्रवक्ता है सेठी साहब, जानते हैं एक दिन डिबेट में क्या कहने लगे जी, अगर हमने जम्मू कश्मीर में बियर का लाइसेंस जो है वो ग्रोसरी स्टोर को देने का फैसला लिया, पुरानी बात बता रहा हूं, तो क्यों ना दें, ये टूरिज्म से जुड़ी स्टेट है। मतलब ये इनकी सोच है। मंदिरों के इस शहर को शराब का शहर बनाने वाले ये लोग, बताएं तो सही इन्होंने किया क्या है। आतंकवाद की बात करते हैं, एक बात बिल्कुल काबिल तारीफ है, पत्थरबाजी बंद हुई है, मैं इससे सहमत हूं, अनडाउटेडली ये बात काबिल तारीफ है, मानी जानी चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या आतंकी फंडिंग रुकी? क्या वो तमाम आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में निरंतर किसी न किसी प्रकार की घुसपैठ बनाए हुए हैं, उस पर आपने कोई कड़ी कार्रवाई आज तक की? जब आपके राज्य में आपका होम डिपार्टमेंट, आपका गृह विभाग होने के बावजूद बड़े बड़े आतंकी हमले होते हैं, तो फिर खीसे क्यों नहीं फोड़ते हैं आपके तमाम बड़े नेता जवाबदेही के वक्त? और ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों को, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आपने कैसे बदली कर दिया? 20 लाख से ज्यादा डोमिसाइल बांटे हैं आपने, क्यों भूल जाते हैं आप ये? तो बराए मेहरबानी जम्मू कश्मीर की बात मत कीजिए। आपने जो जम्मू कश्मीर का तिया पांच किया है, जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो देश ने देखा है। और एक आखिरी बात मैं 1 मिनट में कह दूं, ये जो बात हो रही थी ना रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पठानकोट तक आती थी ट्रेन। मैं आपसे भी साहिल जी, आपके बचपन से भी पीछे ले जाता हूं सर, ले चलिए, कोई बात नहीं सर। जब भारतीय रेल जम्मू कश्मीर की जमीन पर उतरी, ये कांग्रेस का दौर था, जब आधार शिविर कटरा तक भारतीय ट्रेन सर पहुंची। सर आप ये बात रख रहे हैं सर, जो ट्रेन वेयर हाउस से चलती थी, जो ट्रेन वेयर हाउस चलती थी सियालकोट का, वो कौन सी थी? नहीं सुनिए, नीम के पत्थरों को गाली नहीं दिया करते, उनका सम्मान किया करते, उन पर भवन और शिलालेख खड़े होते। तो ये याद रखिएगा, हर बात का क्रेडिट लेने वाले ये लोग बता दे, एक योजना जम्मू कश्मीर में बता दे जो इन्होंने लागू की है, केवल एक योजना बता दे, सारी की सारी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। केवल क्रेडिट खाने के लिए ये बहादुर है, उसके लिए ये आ जाएंगे छलांगे मारते हुए, क्रेडिट इनको चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं। मोदी जी झंडा उठाएंगे, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करना है, अकेले हाथ में झंडा लेकर, वही कैमरे के आगे सर हमारा। ठीक है, आपकी बातें बहुत अहम है, जो बातें आपने रखी हैं काफी अहम बातें हैं आपने, बिल्कुल काफी अहम बातें आपने, पर सर हमें ये भी दरकिरार नहीं करना चाहिए, राम मंदिर नहीं बन सकता था सर। सर काशी विश्वनाथ सर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बन सकता था सर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कॉरिडोर बने नहीं बन सकते थे सर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रोड्स का आज का नहीं हो सकता था सर। पर इन चीजों को भी आपको मानना पड़ेगा, वो कांग्रेस ने नहीं किए थे। मैं करता हूँ रुक मैम आपका, जो मंदिर का सर, जो बातें मानने वाली है वो तो माननी पड़ेंगी, वो तो माननी पड़ेगी सर, जो मानने वाली है। मैं पूछता हूँ मैम से, पूछता हूँ मैम से, जो बातें मानने वाली वो तो माननी पड़ेंगी। आकाश सर आपसे भी ये सवाल था कि अगर भाजपा ने कुछ, सर ठीक है मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। आकाश सर, अगर भाजपा ने कुछ नहीं कर पाई, पर पिछले 1.5 साल से सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, क्यों डिप्टी सीएम कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकालते हैं जिससे कि ये हालात सुधरे, खासतौर माइनिंग के? ठीक है, लिकर की बात होती है, तो क्यों ये सरकार, ये तो उम्र साहब के पास है, क्यों ये सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है? जी सर। साहिल जी, पहले मैं सबसे पहले आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2022 में जब माइनिंग माफिया को जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने का काम किया था, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उनका 5 साल का जो टर्म था वो भी खत्म नहीं हुआ है। और हम, क्योंकि वो उन्होंने जो पेपर साइन किए हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, which was headed by the lieutenant governor of that, I mean the current lieutenant governor, तो वो अभी माइनिंग माफिया को हम किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब उनका टर्म खत्म होगा उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। जहां तक वाइन शॉप्स की जो बात आपने की है, तो मैं आपको आज ये दावे से कह सकता हूं कि 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनने के बाद एक भी नई वाइन शॉप जम्मू कश्मीर में नहीं खोली गई है। तो इसलिए ये जो एक दूसरे पर निशाने कसना, एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, इससे थोड़ा सा
बाहर आ जाइए और मुझे लगता है कि जिस डिबेट को इस थोड़ी देर पहले हम राम मंदिर और रिलीजन के ऊपर हम इसको जो डिबेट करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी आप सभी से ये मौजूदा गुजारिश रहेगी कि सियासत जो है वो डेवलपमेंट की होनी चाहिए और डिबेट्स जो है वो भी डेवलपमेंट के नाम पे होनी चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से इनके डेवलपमेंट मॉडल की जो ये बात करते थे, जो एक नया जम्मू कश्मीर का इन्होंने सपना जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाया था, उस नए जम्मू कश्मीर में इन्होंने डेवलपमेंट के माध्यम से क्या किया, सबसे जी पहला सवाल। जहां तक ये सवाल हमसे पूछते हैं कि 1.5 साल की सरकार में आपने क्या किया, तो इन्होंने जो हम जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क पिछले 10 साल में हुआ है, अभी तो हम उसी जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी झंझट में अभी तक फंसे हैं कि जो डिसीजन उस टाइम की जिस डबल इंजन की सरकार की ये लोग दुहाई देते थे, अभी वही डिसीजन जो है वो हमारे सर पर इतने हावी हैं। और जो डुअल पावर सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर किसी भी स्टेट को चलाने के लिए एक ही जो हेड है वो सही तरीके से काम कर सकता है, तो डुअल पावर सेंटर जो है वो किसी भी जगह के लिए, किसी भी एस्टेट, किसी भी टेरिटरी के लिए जी खतरनाक है। जहां तक रजनी सेठी जी ने बात की कि उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर गए और प्रधानमंत्री साहब से मिले, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भारतीय जनता पार्टी के लीडर से नहीं मिलने गए, वो एक जम्मू कश्मीर के हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड से मिलने जाते हैं। और क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन है जम्मू कश्मीर पे, और ये हमारा एक संविधानिक हमारा राइट बनता है, हमारा हक है कि हम हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर मिलें और हमारी स्टेट में फंड्स की एलोकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, टूरिज्म का हमारा किस तरीके से हमें मतलब उसको चलाना है स्टेट के लिए भी। मुझे लगता है कि रजनी जी अखबार कम पढ़ती हैं, इनको पढ़ना चाहिए कि जब उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर ताज ही ज्यादा गए, पढ़ते हैं, बिल्कुल। चलिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको फिर पता होना चाहिए था, क्योंकि जी आपने जी, कहा कि बिल्कुल वो बिल्कुल, लोगों एक के पढ़े सामने। लिखे आप ही हैं, सुनिए मैंने नहीं कि सुनिए बाकी सारे अनपढ़ सुनिए बैठे हुए हैं। ठीक सुनिए है मैम, सुनिए और जी जी, आपके पास सुन आ रही रहा हूँ हूँ। सुन रही हूँ। आप फिर फैक्ट्स को डिबेट मत कीजिए, ना ही एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री साहब से मीटिंग करने के बाद ये सार्वजनिक किया कि किस किस मुद्दे पे उन्होंने प्रधानमंत्री साहब से बात की, और उसमें स्टेटहुड भी एक इशू था जो उन्होंने मेंशन किया। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें एश्योरेंस पिछले 2 साल से दी जा रही थी कि देयर विल बी अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज द डिलिमिटेशन, वो भी आपने अपनी मर्जी से घर में एसी के कमरे जी में बैठ के लकीरें मारी और सीटों को बढ़ाने का काम किया, हमने उस पर कुछ नहीं कहा। आपने कहा उसके बाद आएंगे इलेक्शंस, इलेक्शंस में लोगों ने आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आज आप तभी विपक्ष में बैठे हैं। उसके बाद कहा था आपने स्टेटहुड, क्योंकि आज आपकी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी, तो स्टेटहुड के मुद्दे के ऊपर आप हमेशा हमें पीठ दिखाते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान कर लीजिए कि आपने इस देश का जो संविधानिक जो सबसे बड़ा ऐवान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके सामने भी आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर को उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और गारंटीज और स्टेटहुड है वो बहाल किए जाएंगे। तो मुझे लगता राइट है सर। कि अब मौका आ गया है, अब मौका आ गया है कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिलना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमें वापस मिलनी चाहिए, ताकि जी जो एक पैरालिसिस से जम्मू कश्मीर गुजर रहा था पिछले 10 साल से, उसको दोबारा से ट्रैक पे लाने की बहुत जरूरत है। और इस बात को कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। और एक बात मैं आपको, और साहिल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बड़े ही मैं आपको क्या बताऊं कि इतने जबरदस्त आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो आज भी दावा कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो गिरने वाली है। मैं पहले इनसे पूछना चाहता हूं कि 3 जून को भी हमारे एलओपी साहब ये दावा कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिर जाएगी, फिर आज भी ये दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे मेरा विवेक और मेरी बुद्धि जहां तक कहती है, जिसपे मुझे डाउट है कि वाकई वो है भी है या नहीं, तो ये मैं इनको क्लियर करना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, जो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके जो हमने बनाई है, जी वो नहीं गिरने वाली, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल एमएलए हैं, उनका एक सियासी कद है। तो और वो भारतीय जनता पार्टी की तरह गिरगिट नहीं है जो अपना रंग बदल के कभी आज एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। तो एक मजबूत तंजीम है और अपना जो टेन्योर है 5 साल का, हम पूरा करके अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अगले चुनाव में दोबारा से लोगों के बीच में जाएंगे और दोबारा से उनको कहेंगे कि आप बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्ट कीजिए, ताकि एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी पिछले 60 साल में दिखाया, आज भी दिखा रही है, आगे भी करके दिखाएंगे। ठीक है सर। मैं रुक करता हूँ रजनी मैम का। रजनी मैम, किस तरह दे रहे हैं आप जवाब इन सब चीजों का? पिछले 10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आपका जो डेवलपमेंट मॉडल है भाजपा का, वो आखिर है क्या, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब मैं इनको क्या समझाऊंगी, देखना ही नहीं चाहते हैं ये। मुझे लगता है भाई मुझे कह रहे हैं कि मैं पेपर नहीं पढ़ती, मुझे लगता है ये टीवी भी नहीं देखते, शायद ये सोशल मीडिया भी नहीं यूज करते, इनको शायद दिख ही नहीं रहा कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो क्या रही है। अब मैं इनको कैसे समझा सकती हूँ? कोई वीडियो लगा के, स्क्रीन लगा के तो जगदीप भाई को दिखा नहीं सकती कि ये देखिए जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ।
सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल हुआ। साहिल जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग, तो कश्मीर जाइए। जगदीप जी शायद गए नहीं है काफी समय से, मैं अभी 4 दिन पहले होके आई हूँ। कश्मीर टोटल डेवलप्ड हो चुका है। वहां के लोगों की मैंने लगातार बात की कि मानसिकता बदल चुकी है। वहां आप देखेंगे पूरी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। लोग मान गए हैं कि मोदी जी ने वहां पर काम किया है। रही जम्मू बात स्मार्ट कांग्रेस सिटी की, कब यहाँ पर बनेगी उसका भी जवाब दे दीजिएगा। जम्मू स्मार्ट पहले मैं सिटी भी जवाब दे आप, दूं भाई, मैं आपके बीच नहीं बोली ना। हाँ आप नहीं, पेपर मैं ज्यादा आपको पढ़ याद लेते दिला हैं तो दूंगा, मुझे आप जम्मू लगता है आप संभाग से आते नहीं, हैं। मुझे याद है सारा। हम भी जम्मू में ही रहते हैं। हम कोई हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वही पूछ विलायत रहा में हूँ नहीं, कि मैं विलायत में नहीं रहती है आकाश बता जी, दीजिएगा कि जम्मू में कितने ही साल आकाश रहती में सर, हूँ मैं मैं। बन जाएगी। आकाश साहब को समय दे दूंगा मैं आपको क्लोजिंग कमेंट के लिए। देखिए साहिल जी, ये अपने कमेंट में खुद ही फंस गए हैं। स्मार्ट सिटी कब बनेगी ये आप बताइए ना, सरकार तो आपकी है, 2 साल से तो आप हैं। आपने सिर्फ कश्मीर को प्रायोरिटी क्यों दी है, जम्मू को क्यों नहीं दी? आकाश जी जम्मू में रहते हैं मगर जम्मू को डेवलप नहीं कर पाए। ये सवाल तो बीजेपी लगातार कर रही है कि एनसी ने दो दो रवैये अपनाए हैं जम्मू और कश्मीर को लेकर, मगर मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर को बराबरी का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं दिख रहे। आप जाइए नथा टॉप, आप जाइए पत्नी टॉप, टूरिज्म किसके पास है आकाश जी? क्या मोदी जी आएंगे वहां ठीक करने के लिए? आपका क्या दायित्व बनता है? जम्मू की जनता कहां जाएगी, किसको बोलेगी? उमर अब्दुल्ला जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। आप कह रहे मुख्यमंत्री जी मोदी जी से मिलने गए, वो एज ए एनसी के लीडर नहीं गए। भाई एनसी के लीडर के नाते वो मुख्यमंत्री बने हैं। अगर वो आप स्टेटहुड का इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं जंतर मंतर पर जाकर लोगों को गुमराह करने के लिए, मेरा सवाल यही था कि लोगों को गुमराह करने का काम बंद कीजिए। ऑन ग्राउंड आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। मुख्यमंत्री जी अगर कल मिलके आए तो स्टेटहुड पर क्यों नहीं कोई वादा लेकर आए? तो यही तो सवाल मैं कर रही हूँ। आप जाकर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या वहां से आपको कोई हरी झंडी दे दी जाएगी मोदी जी की तरफ से कि 2 महीने में आपको स्टेटहुड मिल जाएगा? ठीक है मैम। तो ये वादा लोग अब वादा समझ आपने रहे किया हैं। था ना, साहिल जी वादा एक तो आपने मिनट, किया था, सुन वादा लीजिए लेकर आकाश क्यों में नहीं आए? मेरे भाई। क्लोजिंग कमेंट के लिए समय दूंगा आपको सर। जगदीप भाई कह रहे हैं कि भाई हमें मतलब जगदीप भाई चाहते ही नहीं है कि कोई हिस्ट्री पता होनी चाहिए कांग्रेस की क्या है। राम मंदिर पे वो भड़क गए कि राम मंदिर थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने किया। भाई आपके पास भी तो विल पावर होनी चाहिए थी, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? हमारे कार्यकाल में क्यों हुआ? काशी का कॉरिडोर जो बना है, अलग अलग स्टेट्स में डेवलपमेंट के काम हुए हैं। मुझे उन स्टेट्स में इस समय नहीं जाना, मुझे जम्मू कश्मीर की बात करनी है। वो ग्राउंड पर दिख रही है जगदीप जी। मुझे लगता है कि जनता समझ रही है कि आप लोगों की बुरी क्या है, मगर जनता ये भी समझ रही है कि मोदी जी ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। जगदीप जी आपका क्लोजिंग कमेंट सर। पर आपसे मैं ये विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कमेंट ऐसा हो जो इसका निचोड़ हो, ना कि दोबारा से लड़ाई वाला हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है प्रवक्ता होने के साथ साथ, तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा। सब बात करना चाहते हैं, जानते हैं। जी सर। यानी हाँ, मुख्तसर सी बात, धार्मिक उन्माद को प्राथमिकता बताकर भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर मैं अब जाना नहीं चाहता, लेकिन 2 बातें स्पष्ट कर दूं। पहली तो ये कि भगवान श्री रामचंद्र का हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले जाने वाला जो आपने वो स्केच जारी किया था आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, वही काफी है बताने के लिए। और जो परिस्थितियां आज बनी हैं राम मंदिर में हुए दान को लेकर, उसकी लूट को लेकर, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जम्मू कश्मीर की, मैंने फिर से बता दिया, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, तमाम के तमाम अलग अलग देश के बड़े पूंजीपतियों को यहां बुलाकर मची सार्वजनिक लूट को भाजपा ने कैसे अंजाम दिया है, ये जी। जम्मू कश्मीर का आम आदमी जानता है। आप आने वाले वक्त में, निकट भविष्य में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर पूरे हिंदुस्तान से कैसे गोल होने जा रहा है। ये अपना कार्यकाल पूरा करने वाले नहीं है, ये मैं बता दूं। उसी के चलते अब डिलिमिटेशन को आधार बनाकर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। जी साहब। जी आकाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट सर। आप कुछ कह रहे थे सर, रखिए अपनी बात देखिए, पूरी। क्लोजिंग कमेंट मैं यही देना चाहता हूँ कि वी आर द citizens ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग रिस्पॉन्सिबली, और हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, हमारा आने वाला जो जी। मुस्तकबिल है, उसको देखते हुए अपने कमेंट्स दें। आज ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या बाकी जमातों की बात नहीं, ये बीजेपी को भी पता है, और इनके जो अपने ऑनरेबल एमएलएज हैं वो भी तंग हैं, वो भी बेचारे घरों में बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी पता है कि स्टेटहुड हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये जो एक डबल फेस्ड पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से आ रही है, एक इनके लीडर बोलते हैं कि हमें स्टेटहुड हमारा अपना मुद्दा है, दूसरे इनके लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं जी स्टेटहुड को लाने की क्या ज़रूरत है। तो ये पहले एक क्लैरिटी हमें इसके ऊपर मिलनी
मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से भी मैं यही तवक्को करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की और सेंटर की भी, जिन्होंने हमसे वादा किया था कि आपको आपका स्टेटहुड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है अब जम्मू कश्मीर को उसके जो खोए हुए हकूक, खोया हुआ दर्जा और स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो एक मैंडेट दिया, एक ब्रूट मैंडेट दिया एक तंजीम को, वो तंजीम, वो पार्टी उस मैंडेट की कदर करते हुए, लोगों के जज्बातों की कदर करते हुए आवाम को जो है वो अलाइन कर सके, और जो पिछले 10-12 साल से जो डेवलपमेंटल काम रुके हुए हैं, या जो लोगों और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक वैक्यूम, एक ग्रास रूट के बीच में जो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था, जहां पे लोगों की आवाज उस मंजर तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसको कम करते हुए दोबारा से जम्मू कश्मीर अपनी एक प्रोग्रेस की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए तीनों का। रजनी मैम बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, धन्यवाद। जगदीप सिंह जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। आकाश वर्मा सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की राजनीति फिलहाल कई मोर्चों पर एक साथ गरमाई हुई है। भाजपा जहां मोदी सरकार के 12 वर्षों को बदलाव और विकास का दौर बता रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस भी अंदरूनी चुनौतियों और अनुशासनहीनता से निपटने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा, विकास, अफस्पा, राज्य का दर्जा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे आने वाले महीनों में और तेज होने वाले हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की राजनीति अब केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों की दिशा तय करती दिखाई दे रही है। सवाल आज का में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।